मोदी जो है तो मोदी है, भाजपा ही नहीं है। जिस दिन मोदी गया उस दिन भाजपा साहब। एमआईएम कोई पार्टी नहीं है, मैं नहीं मानता। भाइयों बहनों 370 हम और प्लस एनडीए मिला के 400। अरे 40 भी तुम पार नहीं कर पाओगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। इस वक्त हम बातचीत करने वाले हैं कलीम शेख जी से। कलीम शेख जी को किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हुए नजर आते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं सरकार से, सबसे महत्वपूर्ण कि सरकार से सवाल पूछते हैं कलीम शेख जी। तो कलीम शेख जी, आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये देश में चल क्या रहा है। 2024 के चुनाव इतने समीप है, ऐसे में सीजेआई जो है अलग अलग फैसले ला रहे हैं। लगातार सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसले आ रहे हैं उससे भाजपा की नींद जो है वो उड़ चुकी है। कैसे देख रहे हैं कि अभी स्थायी कमीशन भी औरतों को नौसेना में मिली है, भाजपा को कहा है सीजेआई ने कि आपकी संघी सोच नहीं चलेगी, आपकी इस प्रकार की विचारधारा जो है, पितरात्मक सोच है, वो देश में नहीं चलने वाली है। क्या लग रहा है, भाजपा को झटका मिल रहा है इस बार? बिल्कुल झटका। देखो, भाजपा की बात मत करो, भाजपा है कहाँ? मोदी जो है तो मोदी है, भाजपा ही नहीं है। जिस दिन मोदी गया उस दिन भाजपा साहब। तो ये भाजपा सरकार नहीं है। और देखो, मैं बार बार आपको वो लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, लेकिन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लोग मजबूर कर देते हैं। क्या देखो, कुछ भी बोलना फिर रिटर्न ले लेना, कोई कानून लाना फिर रिटर्न ले लेना, क्या कहेंगे इसको? जनता भी उब चुकी है। और ये जनता भी क्या है, मतलब हम भी देखते हैं बाजार में। आज ये सरकार ने इतना डरा दिया लोगों को। देखो, एलन मस्क भी कह रहा है, कितना डरा दिया इसको। एलन मस्क कह रहा है कि मैं तो चाहता नहीं हूँ कि डिलीट हो, लेकिन सरकार के दबाव में डिलीट करना पड़ता है। हाँ, और ऐसे डिलीट करेंगे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रहेगी, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। ये एलन मस्क कह रहा है। बड़ा अंधभक्त तो नया फूफा बनाए थे एलन मस्क को, और फूफा ने ही जूता बजा दिया। तो बताइए क्या कहेंगे इनको? अभिव्यक्ति की आजादी पर टिप्पणी की गई है, लेकिन 2024 का चुनाव की अगर मैं बात करूं, हर राज्य के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश में देखें तो अभी समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस है उसके बीच में जो है गठजोड़ नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है सीट शेयरिंग क्लियर हो चुका है। जयंत चौधरी को लेकर अभी जो बात देखिए, उत्तर प्रदेश को अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ एट प्रेजेंट, तो ये मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अब कोई नेता नहीं रहा है। राहुल गांधी अपना यात्रा लेके निकल के रेल दिया है, वहाँ रेल बना दिया इन लोगों को। वरना देखिए, इतनी मायावती पावरफुल नेता मानी जाती थी, लेकिन मायावती के मुंह में दही जमा हुआ है। तो मायावती तो यही कह रही है ना कि शुरुआत में उनको इंडिया लाने का पार्ट नहीं बनाया, अब वो क्यों जाएंगी? उनको तो कांग्रेस लगी हुई थी उनको लाने में, आपको भी पता है। ये तो वही बात हो गई ना कि मैंने आपको खाना खिलाने के लिए मतलब हर चीज रेडी रख दिया और बोला खाना खा लो, बोले आपने अपने हाथ से नहीं खिलाया। चलिए, मतलब आप ये मानते हैं कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसको लाने के पक्ष में थी कांग्रेस, लेकिन केवल एमआईएम को नहीं लाना चाहती थी। देखो, सबसे बड़ी बात है, मायावती जी ने, बहन जी ने काशीराम मान्यवर काशीराम जी का जो मिशन था उसको डुबाया है और दलितों को बेच दिया इन्होंने। किस लिए? सीबीआई ईडी के डर से, है ना। नहीं तो डर तो देखो, हेमंत सोरेन भी नहीं डरा। चाहते तो डर जाते, आदिवासियों को बेच खाते। आदिवासी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इंडिया अलायंस में आपने जो उद्धव ठाकरे नहीं डरे, बीएसपी को भी शामिल करना चाहा, तो बिल्कुल आना चाहिए था। एमआईएम को क्यों नहीं, आप लोगों ने, मतलब कांग्रेस ने क्यों नहीं एमआईएम को शामिल करना चाहा? क्या लगता है आपको? एमआईएम कोई पार्टी नहीं है, मैं नहीं मानता। क्योंकि देखो, मैं इस पार्टी से के जो बयान है ना, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, मेरे गर्दन पे चाकू रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं। तो ये सब मैं नहीं मानता। तो हम स्कूलों में ना भी टीम तो नहीं लग रही आपको? बिल्कुल लगती है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, तभी तो नोटिस किया हूँ ना। ये बताइए, जब ये बयान आया उस समय तो नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी की सिर्फ हवा चल रही थी, बातें हो रही थी, शुरुआत थी। उसमें नीतीश कुमार का भी नाम आगे आता था, आडवाणी जी का भी नाम आता था। तो इनको कौन बोला कि तुम ये बोल दो, 15 मिनट के लिए हटा दो? पोलराइजेशन कौन करता है?
इनके बयानों से तो होता लेकिन है। आप विडंबना देखिए कि मायावती को आप कांग्रेस ने बुलाया नहीं, जैसा मायावती कह रही है। MIM कह रही है कि हम जाना चाहते हैं कांग्रेस के साथ, फिर भी कांग्रेस जो है हमें नहीं बुला रही है। और जबकि ओवैसी साहब ये भी कहते हैं खुलकर कि हम तो भाजपा का विरोध करते हैं, मोदी जी की मुखालफत करते हैं। तो फिर क्यों नहीं कांग्रेस जो है उनको, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आपको मोदी को हटाना है, भाजपा को हराना है, तो ये विपक्षी एकजुटता लग रही है इस समय, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो है वो जा रहे हैं बीजेपी के साथ। कमलनाथ पे भी लोग सोच रहे हैं कि शायद कमलनाथ भी पलटी मार ले। नहीं नहीं, कमलनाथ नहीं पलटी मारेंगे। वो क्या है, उनको कोई पूछ नहीं रहा था उनकी। देखिए, मैं जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। ये जो MP चुनाव हारने के बाद उनका हाल वो हो गया था कि जो है एकदम साइड में कर दिया गया था, कोई उनका चर्चा भी नहीं होता था, है ना। खाली दिग्विजय सिंह के बयान थोड़े आए थे EVM के ऊपर से, और तो यही सब थोड़ा हाईलाइट हो रहे थे, और इनकी तो कोई चर्चा नहीं हो रही थी। तो वो तो खैर दिखाना चाहिए ना कि पूरा फोकस मेरी तरफ भी तो आना चाहिए। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात पूछना चाहूंगी आपसे, सत्यपाल मलिक जो है, बताइए, उनके घर पे CBI का रेड हो गया, बताइए। तो कहने का मतलब है कि जो भी बोलने की आज़ादी जो एलन मस्क ने अभी बात कही ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये ख़त्म है। जब ये लोग अपने वैसे भी वो क्या बोले कि मेरे पास कुछ मिला नहीं, मेरे ड्राइवर को परेशान किया गया, मेरे उनके स्टाफ को परेशान किया गया। लेकिन सत्यपाल मलिक ने जिस पर आरोप लगाया उसकी जांच होनी चाहिए थी, उधर रेड होनी चाहिए कि सत्यपाल मलिक पर होनी चाहिए। और खबरें तो ये तक निकल कर आ रही है कि अब नीतीश कुमार फिर से जो है आने वाले RJD के साथ। देखो, मैं एक बात बोलूँ, वो तो लालू जी का बयान था ना कि उस नीतीश के लिए दरवाज़ा खुला है। तो नीतीश बाबू को शुगर हो गया है, बार बार टॉयलेट का दरवाज़ा खुलता है ना, जैसा जाना है आना है जाना है, वो वाला हिसाब है। अब उनको हम जनता भी मतलब पसंद नहीं करते। मैं तो सोचता था यार, ये आदमी, ये नेता इतना संयम रखने वाला सहनशील नेता है, लेकिन अब नहीं है। उन्होंने अपना भरोसा खो दिया। तो पार्टी के जो अध्यक्ष है, पार्टी के जो मुखिया है, वो अपने विधायकों को क्यों नहीं गठजोड़ कर पाते हैं? अब जयंत चौधरी के भी 4 विधायक नाराज चल रहे हैं। जयंत चौधरी तो इस समय ऐसे हो गए हैं, ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पता है ना आपको, वो हाल जयंत चौधरी का हो गया। अभी तक बीजेपी ने क्लियर नहीं किया कौन सी सीट, कितने सीट दे रही है, कहाँ दे रही है, क्या नहीं दे रही है। और आपको पता है कि उधर तो बंटवारा भी हो गया सीट का, जो इंडिया अलायंस का, उसमें 19 सीटें भी मिल गई इनको, ठीक है। अब कहाँ इनको रास्ता मिला, अब कहीं नहीं जा सकते, इधर भी दरवाज़ा बंद उधर भी दरवाज़ा बंद। तो भाजपा एक तरफ 400 पार का दावा कर रही है, दूसरी तरफ हम देखें कि इंडिया का जो गठबंधन है कांग्रेस का, उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन हो चुका है, समाजवादी पार्टी से अटकलें चल रही थी, हालांकि साफ हो चुका है, आम आदमी पार्टी से भी हो चुका है। तो यानी इंडिया अलायंस अब फिर से मजबूत दिख रही है। ऐसे भी लग रहा है 400 पार का क्या होगा? अभी आम आदमी पार्टी को ही देखिए, उनको क्या डराया गया था, तुम इंडिया अलायंस में गए तो CBI अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने वाले थे। सौरभ भारद्वाज ने आज बयान दिया है कि 2 दिन के अंदर जो है केजरीवाल जेल में मिलेंगे, है ना। तो बताइए, तो भाजपा के पास 2 हथियार बहुत तगड़ा है, एक ED और दूसरा CD। अगर ED से नहीं आया तो CD से आएगा। CD समझ रहे हो, MMS। तो अगर ED नहीं तो CD। भाजपा के पास यही है 2 हथियार। तो 400 पार कैसे बोल रहे हैं फिर तो मोदी? सबसे बड़ी बात है, मुझे तो संसद से बोल रहे हैं। देखे ना, जो भागे हैं ना, सबसे हंसी ये बात क्या आ रही है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आ गई, ध्यान देना, अजीत दादा पवार का क्या हाल होगा। खैर, मोदी जी ने सरकार छोड़ दिया, इंडिया थोड़ी छोड़ेगा। एकनाथ शिंदे का क्या होगा, जिस डर से भागे थे जितने भी नेता, चाहे अशोक राव चौहान का क्या होगा। वो तो पूरा इंडिया अलायंस कोड़ा लेके दौड़ाएगी इन लोगों को, और कोड़े से सुताई करेंगे इनकी। ऐसा तो है नहीं, वक्त बदलता है, दिन है तो रात होता है, रात है तो सुबह होती है। कभी आपने सुना है कि अंधेरी काली रात ने सुबह नहीं होने दिया? ऐसा तो नहीं है ना। रात कितनी भी गहरी हो, सवेरा होता ही है। तो सरकार आनी है, उसके बाद क्या होगा इन लोगों का, कहीं नहीं भाग पाएंगे ये। और इंडिया अलायंस में तो देखो, गोदी मीडिया के मुंह पे इतना ज़बरदस्त थूका है, मैं तो थूका ही बोलूँगा। थूका इसलिए भी मैं बोलता हूँ क्योंकि जैसे ही देखो, अरे नीतीश जाने वाले हैं,
फलाने जाने वाले हैं, ढिमका जाने वाले हैं, इंडिया अलायंस तो ऐसा हो गया, एकदम कमज़ोर हो गया, टूट गया, ख़त्म हो गया, इस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे थे जनता में, आपको भी पता है। कमलनाथ गए नहीं, उससे पहले ही बोल दिया हाँ, गया, चले गए। तो इसलिए बोलते ताकि पब्लिक के दिमाग में ये डाल दिया जाए कि इंडिया अलायंस कुछ कर ही नहीं सकता, कमज़ोर है, कमजोर और एकदम कमज़ोर हो गया, और ये इसको तो बीमारी हो गई, ये तो उठ नहीं सकता, ऐसा दिखाना चाह रहे थे। आई एम राइट ना? तो ऐसा दिखाना चाह रहे थे, लेकिन इंडिया अलायंस इतना मतलब वो पेशेंस के साथ बैठा था, वो ये देखता था कि मेरे कितने और जो है जहाज से जो चूहे कूदने वाले कूद जाएं, फिर हम अपना पत्ता फेंकेंगे। और जैसे ही अपना पत्ता फेंका है, भाजपा चारों खाने चित हो गई है, भाजपा नहीं मोदी जी चित हो गए हैं चारों खाने। हाँ, तुम तो भाइयों बहनों 370 हम और प्लस एनडीए मिला के 400, अरे 40 भी तुम पार नहीं कर पाओगे। अगर इतना ही तुमको मोदी है तो गारंटी है। गारंटी क्या है? ये जुमला को नया नाम दे दिया गया, नया कपड़ा पहना दिया गया। पहले तो मोदी ने जो वादा किया वो जुमला, अब उस जुमले को क्या नया नाम दे दिया गया? गारंटी। अबे तुम्हारी खुद की गारंटी नहीं, और तुम चले हम जनता को गारंटी देने, तो तुमने तो गारंटी दिया था चौराहे पर बैठ के, अबे चाय वाले क्या गारंटी दिया था? चाय पी के, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चाय पी के 2014 में गारंटी दिए थे कि भाइयों बहनों अगर मेरी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में, याद है हमको, पहली कैबिनेट में ये हम रेजुलेशन लाएंगे, जो ऑर्डिनेंस लाएंगे कि जो भी विदेशों में काला धन है वो आ जाएगा, और जो टैक्स पेयर है भारत में जो मिडिल क्लास, तो उनके अकाउंट में 10% हम दे देंगे उसका। ये किसने कहा था? बिल्कुल दिया है आज तक 10%, 1% नहीं दे दिया। और बोलते हो कि मैंने तो मोदी है तो गारंटी है 5 किलो अनाज की। अबे भक्तो डूब के मर जाओ, 5 किलो अनाज गारंटी है ये? यानी ये ठेठरई है, बेशर्मी है, ये दुनिया का सबसे बेशर्म स्कीम है ये, और उसको भाजपा ही मजबूत स्कीम बताते हैं। जहाँ पर 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, आज 80 करोड़ लोग जो है 5 किलो अनाज खाते हैं। तो भी जो भारत में आपको भी पता है न्याय योजना जो बनाई गई थी, वो 20 करोड़ को जो समाज के आखिरी पायदान पे खड़े थे उसको लेकर के बनाई गई थी। तो आज इनसे तो ये पूछना चाहिए ना, गोदी मीडिया नहीं, अबे दलाल मीडिया, ये पूछो कि 80 करोड़ कैसे आ गए गरीबी रेखा से नीचे, जो 5 किलो अनाज के मोहताज हो गए, हुए नहीं हुए। सवाल अपने आप में बहुत है कि बात तो बड़ी बड़ी है कि 400 पार, लेकिन दक्षिण में खाता नहीं खुलेगा। पूर्वोत्तर की बात कर लूँ, वहाँ पर भी कुछ है नहीं इनका। देखो ये क्या वादे है, ये लोग जो फेंक के चले आते हैं। अभी ये फेंक रही है तो मोटा भाई कि भाइयों बहनों जो भी 12वीं के बाद इंटर करेगा उसको लैपटॉप देंगे। 12वीं के बाद 4-4 बार इंटर कर लिए लोगों ने, इंटर में प्रवेश ले लिए ना 12वीं के बाद, तो अभी तक लैपटॉप क्यों नहीं दिया? ये कौन पूछेगा? अब 12वीं के बाद इंटर होता भी नहीं है, तो सोचो इनके अंधभक्त कितने बड़े पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं कि 12वीं के बाद इंटर और मोटा भाई बोल के चला जाता है, और ये लोग ताली बजाते हैं। और प्रधानमंत्री खुद गधे से प्रेरणा लेता है मंच से कि अरे अखिलेश यादव जी का मेरे को याद आता है भाषण, हंसी आती भी है। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि मैं गुजरात के गधों, मैं सदी के महानायक से अपील करूंगा कि गुजरात के गधों के लिए प्रचार करना बंद करें। तो वो इनको नहीं कहा था, अंधभक्त कहीं और से गए थे, क्योंकि उस समय गुजरात के गधों का ब्रांड एम्बेसडर कौन था याद है आपको? तो वो थे, तो वो ये बात कहते तो फटाक से हमारे प्रधानमंत्री साहब क्या बोलते हैं, अरे मैं तो गधे से भी प्रेरणा लेता हूँ। तो जो गधे से प्रेरणा लेता हो तो देश को ऐसे ही बर्बाद करेगा ना। बिल्कुल, मेरा ये कहना है जी। तो देखा आपने किस प्रकार से कलीम शेख जी ने अलग अलग राज्यों में जो चुनावी समीकरण है उस पर प्रकाश डाला। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कितना इत्तेफाक रखते हैं आप कलीम आज शेख एक जी के देखिए बाद? बिहार का भी मसला ले लीजिए, अलग अलग राज्यों की आपने बात करी, पर अलग अलग राज्यों पर आपने बात नहीं करी, कहीं और भटक गए हम। तो कांग्रेस ने जो है, जो इस समय उत्तर प्रदेश में यात्रा लेके घुसा है, जो जो मुद्दे पर राहुल गांधी ने देखा ना, वो जो मौर्या लड़का रो रहा था उसको अपनी गाड़ी पे बुलाया और बोलता है रोने से रोजगार नहीं मिलेगा, उठो और खड़े हो जाओ, ये वक्त है, अब फिर कोई गांधी नहीं आएगा। अब गोडसे
तो मैं तो बहुत पहले बोला था कि गांधी के देश में गोडसे का राज चल रहा है, और गर्व से कहो कि मेरा भारत बदल रहा है। देख ही रहे हो ना। और वही हाल तेजस्वी से, मतलब मेरा कहना, अब मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे, तो तेजस्वी अगर जब तक नीतीश होते तो तेजस्वी कभी भी टॉप नेता नहीं बनते। आज नीतीश ने टॉप का नेता बना गए। आज पूरा बिहार में मेन दलित विपक्ष का चेहरा कौन है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेजस्वी यादव। और आज अगर चुनाव हो तो जो इनका वोटर है नीतीश कुमार का, सीधा इनसे आके जुड़ेगा। हाँ, मैं तो यार ये चिराग पासवान जी को मैं अच्छा समझता था, बहुत दिमाग वाले हैं। अगर मेरे जैसा, अगर मैं चिराग के जगह होता तो मैं फट से तेजस्वी से अलायंस करता, क्योंकि दोनों युवा हैं और बिहार इनकी तरफ पूरा देखेगा। ये लोग वन साइडेड सरकार बना सकते हैं, ये मेरा ऐसा मानना है। हम लोग भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं राजनीति। अब वो यहाँ ये झारखंड में हेमंत सोरेन ने ऐसा नैला फेंक के गया ना, पत्ता इक्का, कि मोदी जी वहीं चारों खाने चित हो गए हैं। वो जेल से बैठ करके इतना बड़ा खेल कर दिया है, जेल में जाके। पता है, जेल जाना कोई अपराध नहीं होता। महात्मा गांधी भी गए थे और जवाहरलाल नेहरू गए थे। हाँ, ये बताइए ना। बाकी हाँ, ये है कि इन्होंने आज तक एक महापुरुष नहीं पैदा कर पाए। मतलब हर तरीके से भाजपा बस चाह रही है कि कभी किसी को जेल भेज दो, कभी किसी पर सीबीआई ईडी की रेड डाल दो, या फिर उसको अपने खेमे में लेने का प्रयास करे। मतलब यही जो है अभी तत्कालीन राजनीति में यही सब कुछ चल रहा है। तो चलिए देखते हैं 2024 के चुनाव कितने निर्णायक होने वाले हैं, और ईवीएम से अगर चुनाव होते हैं तो क्या भाजपा को बढ़त मिलेगी, और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को बढ़त मिलेगी। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। कलीम शेख जी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपकी क्या विचार है 2024 चुनाव को लेकर, किसकी बनेगी सरकार? कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।